हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने लास्ट जो भी वीडियो लेक्चर था उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किया हुआ है एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, हम मॉलिक्यूल्स, द कंस्टिट्यूएंट, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स की मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे जीन्स की मेन कंपोनेंट्स, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, राइट। और ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है इट्स ऑफ टू टाइप्स, पहला आरएनए एंड डीएनए। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ कुछ बार बार हमने रिपीट भी किया था इन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने डीएनए के बारे में ही कहा था, है ना, कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल which came to the as an essentiality of life process, that is RNA। ठीक है, RNA। और क्योंकि सबसे पहले राइबोजाइम्स came into origin, तो RNA सबसे पहले आया था। और आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज एसेंशियल, ये भी हमने देखा है कि इट्स मतलब लिविंग सिस्टम के में अभी आरएनए से प्रोटीन्स सिंथेसिस, हर जीन का प्रोडक्ट जो होती है, मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ अ जीन इज प्रोटीन्स, है ना। तो ये जो प्रोटीन्स है बेसिकली दे आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसक्राइब्ड या ट्रांसलेटेड फ्रॉम डीएनए। पहले डीएनए से आरएनए बनती है और देन आरएनए से बाकी जो प्रोसेस है यानी प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, राइट। सो बट अगर हम देखो, जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, राइट। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, उसमें डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल, बट बहुत कम स्पीशीज, लाइक देयर आर सम वायरसेस है, जैसे प्लांट वायरस, मोस्टली प्लांट वायरस जो होती है, दे हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, देन इवन इन केस ऑफ एनिमल वायरस ऑल्सो, लाइक HIV जो है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, देन डेंगू वायरस है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इवन अभी आप इतना फेमिलियर हो, इतना सुनते हो कोरोना वायरस के, कोविड के लिए, और आप देख रहे हो कि वैक्सीन साइंटिस्ट कितनी ट्राई कर रहे हैं और वैक्सीन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। द ओनली रीजन इज दैट कि इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने से क्या लिंक है कि वैक्सीन नहीं आ पा रहा है? बिकॉज आरएनए, जिस ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दे आर वेरी अनस्टेबल। वो बहुत जल्दी म्यूटेशन कर सकता है, अपने आप को चेंजेस कर सकता है, ठीक है। और देन म्यूटेशन होती है, इवोल्यूशन इतनी ज्यादा होता है, हम पढ़ेंगे अभी इसी टॉपिक में। सो बिकॉज ऑफ विच जो आरएनए ऑर्गेनिजम्स होती है उसमें देयर इज वेरी मच ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो इसलिए कई सारे डिजीजेस जो आरएनए वायरस के लिए होता है उसका वैक्सीन है ही नहीं, और अगर है भी तो उस वैक्सीन को आप लेते हो तो एवरी ईयर यू हैव टू टेक इट। व्हाई? क्योंकि वो जब तक आप इस साल वैक्सीन लेते हो, बाय नेक्स्ट ईयर इट विल चेंज द आउटर प्रोटीन, क्योंकि उसके जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अनस्टेबल। दिस इज कॉल्ड एंटीजेनिक शिफ्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे आप डेंगू का, उसका कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। देन स्वाइन फ्लू, every year you have to take it. Why? Because if you are taking this year, it will mutate, it will change its surface antigen by next year. Unstable है, mutation बहुत जल्दी होती है। HIV का only there is vaccine which can cross the placenta, which can prevent placental HIV। उसका वैक्सीन अभी बहुत रिसर्च के बाद आया हुआ है। तो इसीलिए देखो, जिस ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है दे आर अनस्टेबल होती है एवोल्यूशन फास्ट।
ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखो क्यों हम इंट्रोडक्शन या हिस्टोरिकल एविडेंस बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे आया है, किसने डिस्कवर किया है। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 2-3 years जो हम देख रहे हैं नीट में भी क्वेश्चंस, साइंटिस्ट की नेम से काफी क्वेश्चंस आ रहा है, राइट। फॉर दैट वी हैव टू गो थ्रू द हिस्टोरिकल एविडेंस। नाउ अगर आप डीएनए की, मैं बता देती हूँ, साथ साथ मैं लिख भी दूंगी। सो अगर आप डीएनए की हिस्ट्री जानना चाहते हो, इट्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, राइट। सो न्यूक्लिक एसिड जो है, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर करके फ्रॉम पास्ट सेल्स। अब क्वेश्चन है कि पास्ट सेल्स क्या है। आपने देखा होगा कुछ फोरे टाइप के होता है, कुछ इन्फेक्शस टाइप का होता है, और उसमें वाइट फ्लूइड जैसा डिपोजिशंस होती है। सो दे आर कंसिडर्ड एज पास्ट सेल्स। तो ये जो पास्ट सेल से जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हुआ होगा उस इन्फेक्शियस एजेंट की, तो उसमें होता है पास्ट सेल से उन्होंने न्यूक्लिक एसिड जो है उनको डिस्कवर किया था। बट उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड करके नहीं दिया, ही टर्म्ड इट एज न्यूक्लिसिन, ठीक है। तो फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन आता है, फिर ये हम न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज एक्चुअली गिवन बाय ऑल्टमैन, अनदर साइंटिस्ट, ही इज नोन एज ऑल्टमैन। तो उन्होंने ये टर्म दिया है कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नाउ इस न्यूक्लिक एसिड में, या व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी फिशर ने दिया है कि न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बेसेस which are known as purine and pyrimidine bases, ठीक है। हम डिटेल्स में बाद में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली प्यूरिन क्या है और पायरिमिडिन क्या है। नेक्स्ट यू सी, लेविन करके साइंटिस्ट है, ये टर्म्ड कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसके साथ साथ देयर आर सम शुगर आल्सो व्हिच आर नोन एज, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर आरएनए है तो इट्स राइबोज शुगर। सो लेविन हैज गिवन द प्रेजेंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इन न्यूक्लिक एसिड। फिर ये जो प्रॉपर्टी पढ़ोगे, क्वेश्चन आया भी था प्रीवियस ईयर्स में, दैट इज चार्गाफ रूल। अरविंद चार्गाफ करके एक साइंटिस्ट है, he have given about the proportion of purine pyrimidine दो DNA strands में, और then the proportion of ribose sugar and deoxyribose sugar in both the strands of nucleic acid, ठीक है। तो अरविंद चार्गाफ की जो रूल है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इसके वजह से ही जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाज डिस्कवर्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फैक्टर, लाइक अरविंद चार्गाफ की फैक्टर की वजह से भी। देन एस्टबरी करके साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन, नाउ हियर टेक्नोलॉजी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे फोटोग्राफ से जो विड्थ है डीएनए की, डीएनए में एक्चुअली 2 स्ट्रैंड्स होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स या विड्थ आप कह सकते हो, ही सेड कि इट्स 2 नैनोमीटर होगा उसका जो डिस्टेंस है, एंड द लेंथ कंसिस्ट्स ऑफ 3.4 नैनोमीटर। ये हम डिटेल्स में करेंगे। एंड फ्रॉम दैट अगेन वाटसन एंड क्रिक, जिनको हम जानते हैं फॉर द डबल हेलिकल राइट हैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, तो बेसिकली दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1962, और वो फिजियोलॉजी के थे, टू बिल्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बट उन्होंने ना यूज किया एक्सरे डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, फिर विल्किंस और रोजालिन विल्किन एंड फ्रैंकलिन, इन दोनों की जितने भी इंफॉर्मेशन थे, दे यूज्ड इट। बट जब नोबेल प्राइज मिला तो वाटसन एंड क्रिक को मिला, बिकॉज रोजालिन फ्रैंकलिन जो थे, शी डाइड एट द एज ऑफ 32, एंड पोस्टुमस नोबेल प्राइज नहीं होता है। सो वी नो वाटसन एंड क्रिक एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम, हमारी जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, विल बी राइटिंग। देखो हिस्ट्री इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें साइंटिस्ट के नाम भी इम्पॉर्टेंट है।
and then we will move on to the structure of DNA. और मैंने जो भी आपके लिए इंट्रोडक्टरी बताया है, all these are the questions of NEET. जैसे मैंने बताया कि RNA जेनेटिक मटेरियल है, इट्स नॉट स्टेबल, ये म्यूटेशन हो रहा है ना, म्यूटेशन होता भी है इसमें. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब जब हम स्ट्रक्चर करेंगे वी विल डिस्कस अगेन. सो माय फर्स्ट हिस्टोरिकल जो एविडेंस है इसमें, लेट्स डू. So my first point is nucleic acid was discovered by first discovered by Friedrich Miescher. From past cells. So कई बार ये भी आ सकता है कि who has given the term nucleocin and was termed as nucleocin. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियसिन टर्म है इट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक मीशर. नाउ देखो नेक्स्ट जो है न्यूक्लिक एसिड. The term nucleic acid was given by Altman. फिर ये दूसरे साइंटिस्ट है Altman. These terms are very important nowadays. आज के लिए ना ये बहुत ज़्यादा important हो गया है क्योंकि क्वेश्चंस देखो यहाँ से भी आ ही रहा है. Then presence of purine. Presence of purine and pyrimidine. These are the nitrogenous bases. So presence of purine and pyrimidine bases in nucleic acid was discovered by ठीक है. So next again let's do the fourth जो point है. Levin found the presence of phosphoric acid. देखो DNA में phosphoric acid भी होता है. Phosphoric acid and deoxyribose sugar as well as ribose sugar in nucleic acid. क्योंकि हमें ना यहाँ पे बोथ RNA और DNA का कंपोनेंट्स देना पड़ रहा है क्योंकि वी आर राइटिंग हियर न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड में दोनों ही आता है, RNA as well as DNA. Now next scientist again Arvind Chargav. This is very important. Arvind Chargav जो है found that, और बेसिकली ना ये एक फाउंडेशन था to discover the structure of DNA. Found that amount of purine is equal to amount of
amount of purine is equal to amount of pyrimidine. Next, again this is very important क्योंकि फिर आपको अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा गया, which instrument, technical instrument has been used for double helical structure of DNA. तो next आपका आ रहा है, कई बार आप लोग सोचते होंगे कि मैम डायग्राम्स क्रॉपिंग करके क्यों नहीं लाती है, बट आई ऑलवेज प्रेफर इन माय क्लास ऑल्सो कि मैं खुद से डायग्राम ड्रॉ करूँ, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ कि इट्स एन एवरीथिंग आई शुड मेंशन. कई बार ना बुक्स की डायग्राम या जो इमेजेस हम लेके आते हैं, सारे चीज़ें उसमें एक्सप्लेन नहीं होता, कि ऑल्दो थियोरी में एक्सप्लेन होती है बट डायग्राम में एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ है वो नहीं होता. दैट्स वाई इन माई क्लास ऑल्सो आई प्रेफर कि मैं अपना डायग्राम खुद ड्रॉ करके, और माइट नॉट बी, इट इज नॉट एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं हो सकता है, बट आई एम ऑलवेज श्योर, मैं इतना सालों से पढ़ा रही हूँ कि आई एम श्योर कि माई चिल्ड्रन फाइंड्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड माई डायग्राम, क्योंकि मैं हर चीज़ उस डायग्राम में डाल देती हूँ. जैसे फॉस्फेट बॉन्ड, एग्जैक्टली आप किसी भी बुक में देखोगे फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, इट्स नॉट मेंशन इन द डायग्राम. That's why I prefer कि artistic diagram ना भी हो, but you should understand it better. ठीक है? So Astbury found using X-ray diffraction. So X-ray diffraction या X-ray crystallography आप कह सकते हो, that many nucleotides are न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है ये हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे. इट्स कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सो विच आर अरेंज्ड perpendicularly, right, perpendicularly to the long axis of molecule. ये हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. To the long axis of the molecule and are separated from, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमें पता चल जाएगा. Separated from each other, ठीक है, by 0.34 नैनोमीटर. ठीक है ना. तो so this is about Astbury. next देखते हैं हम. So again in 1900, तो हमारा ये 7th पॉइंट में आ रहा है. In 1953 विल्किंस करके जो साइंटिस्ट है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन गॉट एक्सरे फोटोग्राफ्स, जो इन्होंने बनाया था ऑल्टमैन ने. सो एक्सरे फोटोग्राफ्स उनको मिल गया था. ठीक है. एंड दे शोड the width of DNA is 2 nanometer. and इन्होंने ये भी बताया है the one turn, जो हम हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है, the one turn of the helix is 3.4 नैनोमीटर. अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो विल कैन ट्रेस आउट कि हम क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हैं. फिर वाटसन एंड क्रिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटसन एंड क्रिक
लास्टली जिन्होंने हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, रिसीव्ड नोबेल प्राइज in 1962 to build double helix model of DNA. ठीक है, so to build double helical structure of DNA. So जो आज हम पढ़ रहे हैं, this is double helical structure of DNA है, और they have published, इन्होंने अपना जो काम ये किया था, पब्लिश किया था, they published in the science journal, the nature करके एक साइंस जर्नल आता है, they published in the nature, ये बहुत ही इंटरनेशनली फेमस साइंस जर्नल है, ठीक है। दे डिस्कवर्ड यूजिंग, फिर वही टूल्स, कौन सा टूल्स या टेक्नोलॉजी यूज करके वो पूछ सकते हैं, सो दे डिस्कवर्ड यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, टेक्निक तो उन्होंने उसी चीज को किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, राइट। सो दिस वाज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड का जो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फिर जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशंस वगैरह करेंगे तो हमारे पास एक एंजाइम आता है, ठीक है ना, इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो का मतलब विद इन द इक्विपमेंट्स, जैसे ग्लासवेयर्स। सो यहाँ एक चीज और आता है, in vitro synthesis of DNA, not in the natural system, in the glasswares के अंदर। So in vitro synthesis of DNA was done by Kornberg, तो he was very famous, कई enzymes हम पढ़ते हैं Kornberg enzymes के नाम पे, so it's Kornberg in 1959, ठीक है। सो ये हमारा हिस्टोरिकल एविडेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैं पहले थोड़ा सा थियोरेटिकली बता देती हूँ। जो वाटसन एंड क्रिक को जो नोबेल प्राइज मिला था, दैट वाज बिकॉज ऑफ डबल हेलिकल राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम आरएनए को देखें, आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, उसके पास एक ही स्ट्रैंड होती है। बट कई बार आरएनए फोल्ड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब वो बनता है, इट फोल्ड्स टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तब कई जगह पे एक हेलिकल सा स्ट्रक्चर आ जाती है, बट इट्स नॉट द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ठीक है। फिर जैसे जो हमारी डीएनए होगी, टाइप्स ऑफ डीएनए में भी वेरिएशन आता है, बट एक बार हम स्ट्रक्चर कर ले, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज वेल एज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। सो लेट मी विल डू द फिजिकल स्ट्रक्चर। दूसरा चीज बेटा देखो, आप एक चीज ध्यान दो कि गो फॉर नेचुरल थिंग्स, मैं डायग्राम क्रॉप करके ला सकती थी, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड कि ईच एंड एवरी पोजिशन पे कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। सो यू टेक इट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने स्पाइरल स्टीयरकेस देखा है ना, जो हेलिकल टाइप की स्टीयरकेस होती है, रॉट आयरन की होती है, तो आप इमेजिन करो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिकॉज वही लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप उसको अगर आपने देखा है, जस्ट यू इमेजिन कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं क्रॉप करके भी लाऊंगी तो इट्स अ प्लेन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल में मेरी डायग्राम नहीं आ सकता उतना एग्जैक्ट। सो यू इमेजिन दैट्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। सो देयर आर, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए करेंगे। नाउ इस स्ट्रक्चर में we are getting two structure, physical structure and chemical structure.
तो मैं पहले फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे। सो देखो, इस फिजिकल स्ट्रक्चर में लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस, तो आप देख रहे हो कि देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना, जो मैंने बनाया है, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। और जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखो इट्स एंटी पैरेलल नेचर। अब आप ध्यान दो इसमें दो कि इस स्ट्रक्चर में अगर मैंने डायरेक्शन लगाया, जैसे नॉर्थ साउथ लगाते हैं ना, तो अगर ये 5 प्राइम लगाया तो ठीक इसके ऑपोजिट क्या आएगा, 3 प्राइम आएगा, ठीक है। और फिर अगर मैंने इसको लगाया है, ये है 5 प्राइम, तो दिस विल बी 3 प्राइम, राइट। तो दिस नेचर, ये जो डायरेक्शन है इसका, कि एक 5 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम, और यहाँ पे ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है ना, नेचर ऑफ डीएनए दिस पर्टिकुलर। और इसे हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स या कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए। और अगर आप देखो ना, आगे हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आप देखोगे कि डीएनए क्लोनिंग को हम बार बार कर रहे हैं। द क्लोनिंग ऑफ डीएनए इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ नीट, cloning of DNA was only possible because of the complementary nature of DNA, right? तो अब ये 3 प्राइम 5 प्राइम, नाउ अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि ऑल्टमैन ने दिया है कि वेट, ठीक है, वेट मतलब दिस इज द डिस्टेंस, या हम इसको वेट कह रहे हैं, इट्स कॉल्ड वेट, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, या डायमीटर भी हम लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स विच इज इक्वल्स टू 2 आर्मस्ट्रॉम। अगर हम आर्मस्ट्रॉम में जाए, या आपके क्वेश्चन में डायमीटर भी आ सकता है, और यू कैन राइट एज डायमीटर, सो इट्स 2 आर्मस्ट्रॉम। और इसको अगर नैनोमीटर में करें तो 20 आर्मस्ट्रॉम से है, सो इट इज 2 नैनोमीटर, राइट। सो अगर हम इसको नैनोमीटर में ले जाए, सो इट विल बी एनीवे 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम इसके दूसरा पार्ट को देखें। नाउ देयर आर 2 पार्ट्स, देखो यहाँ अगर हम देखें, these these are called grooving, जैसे स्पाइरल ट्विस्टिंग होती है ना, तो इस जगह को देखो, इसकी थोड़ा सा विड्थ कम हो जाती है यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रूव, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर ग्रूव। और इसका अगर देखोगे, व्हाट्स द लेंथ ऑफ द माइनर ग्रूव, ये जो इस जगह का जो लेंथ है, इट्स 12 आर्मस्ट्रॉम माइनर ग्रूव का। और जो ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है, दिस इज द एक्सपोज्ड पार्ट, सो इट्स कॉल्ड मेजर ग्रूव। यही चीज मैं उस क्रॉपिंग वाली डायग्राम में नहीं दिखा सकती, सो दिस इज, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रेफर, ठीक है। मेजर ग्रूव इज इक्वल्स टू 22 आर्मस्ट्रॉम, राइट। अब एक टर्न, 1 टर्न, देखो अगर मैंने 1 टर्न लिया है, तो दिस 1 टर्न, इवन दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्टली, यू नो, बट स्टिल मुझे जो लगता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन बेटर होती है एज कंपेयर टू दैट। सो ये यहां से यहां जो आपका आएगा, आई विल राइट इट अगेन, सो दिस इज कंसिडर्ड एज, एक सेकंड, why the eraser is not working, ठीक है। सो 20 आर्मस्ट्रॉम, और हम इसके लिए 2 नैनोमीटर यहाँ पे लिखते, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ 1 टर्न, इस जो जगह है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ 1 टर्न। तो देखो नाउ अगर मैं लेंथ ऑफ 1 टर्न देखूं, सो हियर आई एम राइटिंग इट क्लियरली, लेंथ ऑफ 1 टर्न, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में ये भी आ चुका है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। सो लेंथ ऑफ 1 टर्न इक्वल्स टू, उसके अंदर एक मेजर ग्रूव आएगा, प्लस
1 माइनर ग्रूव आता है उसके अंदर, राइट? सो एक मेजर ग्रूव एंड 1 माइनर ग्रूव, यानी मेरा जो लेंथ ऑफ वन टर्न रहेगा विच इज इक्वल्स टू 22 आर्मस्ट्रॉम प्लस 12 आर्मस्ट्रॉम, राइट? सो इट विल बी 34 आर्मस्ट्रॉम अगर मैंने इसको आर्मस्ट्रॉम में किया, और इट विल बी 3.4 नैनोमीटर अगर मैंने नैनोमीटर में इसको किया, इट विल बी 3.4 नैनोमीटर। अब हम एक ऑल्टमैन के थ्रू एक चीज देख रहे थे कि द न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिफरेंसेस होती है, सो दिस डीएनए जब हम केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके अंदर देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होती है, सो दीज आर कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? सो ये जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, दिस डिस्टेंस इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सो माय फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड पॉइंट मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, एक चीज और, एक टर्न के अंदर वन टर्न ऑफ द हेलिक्स कर देते हैं इसको, सो वन टर्न ऑफ द हेलिक्स मतलब एक मेजर और माइनर मिला के, राइट? सो वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इसमें आता है इज इक्वल्स टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे होगी? इन अ नॉर्मल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, बट जो हमारे मोर कॉमन एग्जिस्टिंग जो डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड बी डीएनए। तो बी डीएनए में एक टर्न की लेंथ मैंने बता दिया आपको कि एक मेजर और एक माइनर ग्रुप मिला के एक टर्न होता है, और उसके अंदर वन टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है? मैं इस डायग्राम में ज्यादा करूंगी तो मतलब इट विल बिकम क्लमजी, ठीक है ना? सो वन टर्न ऑफ द हेलिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स अगर मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए देंगे, मैं डायग्राम में एक बार दिखा दूंगी। So what will be the distance between, so distance between two nucleotides, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अगर, इसीलिए डीएनए का स्ट्रक्चर ना लेडर शेप आता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि हमारे आगे जाके हमें और भी टाइप्स ऑफ डीएनए करना पड़ेगा, सो इन दैट केस इट विल बी इजी। सो मेरा फॉर्मूला में क्या आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, सो लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न, राइट? तो मैं अभी देखूंगी, मैंने अगर बी डीएनए किया है, so what is the length is, अगर मैंने आर्मस्ट्रॉम में लिया so it's 34 आर्मस्ट्रॉम divided by 10, तो आंसर will be 3.4 आर्मस्ट्रॉम। और अगर मैंने नैनोमीटर में किया है so 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10 equals to 0.34 नैनोमीटर। तो बच्चे बी केयरफुल, ये जो यूनिट्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस होंगे आंसर की उसमें 34 भी होगा, 0.34 भी होगा, 34 भी होगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो बेटर देख के जाओ कि कौन सा यूनिट के अकॉर्डिंग है, यूनिट के अकॉर्डिंग ही होगा, राइट? सो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे विड्थ, जो मैंने बताया था अभी क्लियरली उसको भी कर देते हैं, विड्थ और डायमीटर, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। सो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इक्वल्स टू 20 आर्मस्ट्रॉम, और इसको हम क्या करेंगे कि so between two width or diameter between the two strands of DNA will be 20 आर्मस्ट्रॉम, और इसको देखे हम तो 2 नैनोमीटर।
नाउ एक बार मैं डायग्राम में फिर से बता देती हूँ आपको, आप लोग चेक इट कि क्या एग्जैक्टली मैंने वो बोला था। देखो, दिस इज वन टर्न, है ना, दिस इज द वन टर्न, यहां से यहां तक वन टर्न। उस टर्न के अंदर देयर विल बी लाइक दैट 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, ऐसे करके आप, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह की लेडर लाइक शेप होगी। और जब मैंने कहा था कि डिस्टेंस, सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सो एवरीथिंग जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एवरीथिंग इज गिवन रिटन हियर, नीचे मैंने लिख भी दिया है इसमें कैसे क्या टाइप है। नाउ फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, मैं अभी हमने अभी लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स कितना है। सो लेट्स डू कि देयर आर, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, उसका लेकिन फिर लेंथ में डिफरेंसेस आ जाएगी। और जो ये कॉइलिंग आ रहा है, इसमें जो कॉइलिंग आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, चलो उसको हम यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डीएनए लिखते हैं, है ना। So let's do here. So types of DNA में, so यहाँ अगर हम एक so let's do here types of DNA, ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वही होता है। देन इसमें रोटेशन, ठीक है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ वन टर्न कर देते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर हो गया, सो लेंथ ऑफ वन टर्न, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए हो गया, नंबर ऑफ बेसेस हो गया पर टर्न, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेसेस कर रहे हैं ना, दिस इज द पर टर्न, ठीक है। अब हेलिकल डायमीटर एंड डिस्टेंस यहाँ हम करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, टू न्यूक्लियोटाइड्स। और यहाँ पे की हेलिकल डायमीटर, so it's helical diameter. Now अगर हम देखें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग करें, so okay, so यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। सो नंबर टाइप्स ऑफ डीएनए में हमने बी डीएनए किया था, नंबर ऑफ बेस पेयर 10 बेस पेयर पर टर्न, राइट। रोटेशन ये भी क्या होगा, राइट हैंडेड, आरटी मतलब राइट हैंडेड, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वन टर्न अगर बी डीएनए है, इट्स 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और फिर मेरा जो हेलिकल डायमीटर होगी इन केस ऑफ बी डीएनए 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, हमने निकाला था ना लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन हमने नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न। तो इस केस में हमारा क्या आ रहा था कि
0.34 नैनोमीटर, राइट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एडीएनए। एडीएनए में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होता है 11 होती है, 11 बेस पेयर्स। और फिर ये भी हमारा राइट हैंडेड आएगा। और एडीएनए के केस में जो हमारी लेंथ ऑफ वन टर्न होती है इट्स 24.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो हमारा हेलिकल पिच आएगा इट्स 26 आर्मस्ट्रॉन्ग आती है। अब हमें लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सी फॉर्मूला? लेंथ ऑफ वन टर्न आपके पास दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ वन टर्न आपके पास क्या है 24.6 अपॉन 11 करोगे, राइट। सो उसके लिए इट विल बी अराउंड 2.23, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग में 2.23 है, तो नैनोमीटर में क्या आएगा 0.2223 नैनोमीटर, सॉरी 0.23 नैनोमीटर। नेक्स्ट कम्स ए बी, देन आपका आता है सी डीएनए। सी में है 9 बेस पेयर्स, इट्स अगेन राइट हैंडेड, ठीक है। मेरा लेंथ ऑफ वन टर्न फिर इसके लिए और ये भी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। नाउ वी हैव टू, हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। सो माय डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ वन टर्न इज 34 अगर हम आर्मस्ट्रॉन्ग में कर रहे, अपॉन क्या होगा डिवाइडेड बाय 9, सो इट इज अराउंड 3.7। सो अगर मैं नैनोमीटर में लिखूं इसको 0.37, तो मैं इसमें ना यूनिट लिख देती हूँ इन नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि फिर वही है डेसिमल की डिफरेंसेस आ जाएगी आर्मस्ट्रॉन्ग और उस पे। अगेन नेक्स्ट इज डी डीएनए हमारा। सो आई एम नॉट सो मच स्किल्ड इन सब यहाँ लिखने के लिए। सो अगेन डी डीएनए में क्या होगा, माय नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज 8 बेस पेयर, और ये भी आपका राइट हैंडेड में जाएगा, सो इट्स राइट हैंडेड। इसका भी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो माय लेंथ इज यहाँ पे 34 डिवाइड अपॉन 8 करोगे, है ना, अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में करना है। सो इट्स वैल्यू विल बी अराउंड 4.25, लेकिन क्योंकि हम नैनोमीटर में ले रहे, सो इट्स 0.42 nanometer, right? Last one is very very important, Z DNA. Z is called zigzag DNA, और इसमें वन टर्न की लेंथ में there are 12 base pairs, और this is the only DNA which is left handed, ठीक है ना, ये LT का है लेफ्ट हैंडेड, राइट। सो लेट मी राइट हियर लेफ्ट हैंडेड, और इसमें जो हमारा लेंथ आएगा इट्स 45 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसकी जो वेट आती है 18.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो मैं जब इसकी निकालूंगी तो क्या 45 और अपॉन 12 निकालूंगी, है ना। सो माय वैल्यू विल बी 3.75, लेकिन यहाँ पे हम नैनोमीटर में कर रहे, सो 0.37 नैनोमीटर, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट इट कि मैंने कैसे निकाला है। फॉर्मूला इसीलिए दिया था कि आप उसको नेक्स्ट जो है हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस केमिकल स्ट्रक्चर में देखो, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो हमने लिखा था ना अभी न्यूक्लियोटाइड्स, लेडर शेप बनाया था। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, दैट इज शुगर बेस, ठीक है ना, एक शुगर होता है। सो अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ तो इसमें होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज यानी 5 कार्बन शुगर, सो डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस यहाँ पे
नाइट्रोजनस बेस होगा, सो नाइट्रोजनस बेसिस प्लस वो जो प्यूरिन पाइरिमिडिन अभी हमने बताया था, सो दे कम अंडर नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट, राइट। तो दिस इज एनर्जेटिक, क्योंकि जहां पे फॉस्फेट है तो फॉस्फेट इज हाई एनर्जी बॉन्ड्स। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस है, या विच वन इज हाईली एनर्जेटिक, तो इन दैट केस न्यूक्लियोटाइड्स होगा। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉर डीएनए, और इसी में ही फॉर आरएनए, अगर मैं इसके आरएनए के लिए देखूंगी न्यूक्लियोटाइड्स, सो इट विल बी राइबोस शुगर आएगा प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। सो फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरा सेकेंड क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड्स। दूसरा जो मेन कंपोनेंट्स है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड्स? इसमें भी वही होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर अगर डीएनए है, और अगर आरएनए है तो वी कैन राइट ओनली राइबोस शुगर, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका डीएनए और आरएनए के केस में। सो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे, सो बोथ, सो डीऑक्सी राइबोस शुगर या राइबोस शुगर प्लस ओनली नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो कई बार अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकती हूँ, क्वेश्चन इस तरह से भी आया है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स में मैं ये भी लिख सकती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड्स आर, मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स माइनस फॉस्फेट ग्रुप भी मैं लिख सकती हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स माइनस फॉस्फेट, ठीक है, ये भी मैं लिख सकती हूँ। सो लेट्स नाउ मूव टू ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर। अभी मैंने क्या बताया था कि मेरे स्ट्रक्चर में, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर में पहले हम देखते हैं राइबोस शुगर। सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर शुगर। तो शुगर जो है, शुगर में अगर हम डीएनए की बात करें तो क्या आएगा इसमें, डीएनए में दिस इज द डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो राइबोस यानी पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं, 5 कार्बन शुगर। तो मेरा जो 5 कार्बन शुगर है, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। आपको मुझसे ज्यादा केमिस्ट्री पता है। सो ये जो O है, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन की पोजीशन है, और ये फोर्थ, फिफ्थ हम कहीं यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, CH2OH, ठीक है। तो मेरा 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी कंपोनेंट्स लिखती हूँ। देखो ये फर्स्ट कार्बन है, बीच में कार्बन आ गया है ना, सो इट्स H and OH, ठीक है ना। 5 कार्बन में क्या होगा, C5H10O5 होता है। तो यहाँ पे O5 नहीं होता, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे जो मेरा आएगा C5H10 and O4, वन ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस। तो मेरा जो सेकेंड कार्बन होगा, सेकेंड कार्बन में इट्स लाइक OH होने, खाली H रहेगा, ठीक है, और यहाँ भी H होगा। सो हियर इट्स ऑक्सीजन इज एब्सेंट, सेकेंड कार्बन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो इस वजह से डीएनए में क्या होता है, इसे हम कहते हैं 2-डीऑक्सी, डी मीन्स एब्सेंस, 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर।
because in the second carbon oxygen is absent. फिर मेरा third position पे वही H and OH and here H और ये रहा CH2OH. पता है अभी मैं कह रही थी ना आपको इंट्रोडक्शन में कि why the organism with DNA as genetic material are stable. So this is one of the reason कि ऑक्सीजन एब्सेंट है in the second carbon of the ribose sugar. That's why the organism with DNA as the genetic material are more stable as compared to RNA with genetic material. So this is very, very important. See, since oxygen is absent, okay, on the second carbon, organisms with DNA as genetic material are stable as compared to organisms with second. Organisms with RNA as genetic material. ठीक है, और अगर यही हमारे आरएनए के लिए होता तो आरएनए में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, राइबोस शुगर. सो मेरा राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता, वही कार्बोनाइल ग्रुप तो इसमें भी होगा. सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, तो इसमें हमारा OH और H मिलेगा. यहाँ पे भी आई एम सॉरी, एक्चुअली वी आर यूज्ड टू द नॉर्मल व्हाइट बोर्ड, तो कई बार ना पेन स्किप हो जाती है. तो सो एनीवे H एंड OH, फिर यहाँ पे भी आपका OH एंड H, सो H CH2OH. ठीक है, तो here oxygen is present in all the, so it's called ribose sugar. तो because of presence of, मैं लिख देती हूँ साथ साथ, presence of oxygen in the second carbon, it's unstable. तो कई बार अनस्टेबल होने की या एवोल्यूशन होने की रीजन पूछ सकते हैं, तो ये वन ऑफ द रीजन. अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नाइट्रोजनस बेस है ना, तो मेरा सेकेंड जो कंपोनेंट है यहाँ पे, दिस इज नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप्स का है, वन इज प्यूरिन, एक आपका प्यूरिन आएगा, दूसरा आपका आएगा पाइरीमिडीन. सो बेसिकली व्हाट इज प्यूरिन, पाइरीमिडीन में क्या डिफरेंस है. देखो प्यूरिन जो होता है, इट्स अ 9 मेंबर्ड कार्बन nitrogen ring. And what is pyrimidine? Pyrimidine is 6 membered
कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग, ठीक है। सो अभी जो पाइरिमिडिन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पाइरिमिडिन, इसका एग्जाम्पल में हमारे पास आएगा एडिनिन, ठीक है, एंड गुआनिन। These are the two types of purine. और अगर पाइरिमिडिन देखें हम, तो there are cytosine 3 types, then thymine, ठीक है, and for RNA thymine के बदले, यानी instead of thymine for RNA it will be uracil. स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, तो अभी हम स्ट्रक्चर में जाएंगे. सो व्हाट इज हियर 9 मेंबर्ड का मतलब मेरा ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है. अभी हम ड्रॉ करेंगे सारे कंपोनेंट के लिए. और ये आपका 6 मेंबर्ड 1 2, वो तो नंबरिंग आप आईपीसी के नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 3 4 5 एंड 6. सो दिस इज 6 मेंबर्ड कार्बन नाइट्रोजन रिंग. और ये मेरा पाइरिमिडिन में 9 मेंबर्ड. तो डिफरेंस पूछेंगे स्ट्रक्चर में से. लेट्स डू विद द स्ट्रक्चर. सो मेरा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है इन केस ऑफ प्यूरिन का, है ना. तो चलो हम प्यूरिन का पहले करते हैं. प्यूरिन में ठीक है. सो मैंने नंबरिंग यहां से अगर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे देखो, ये जो प्यूरिन में नाइट्रोजन कहाँ पे होती है और पाइरिमिडिन में नाइट्रोजन कहाँ पे होती है. इन केस ऑफ प्यूरिन 1 3 7 9 पोजीशन में हैव नाइट्रोजन, ठीक है. और इसमें 1 एंड 3 पोजीशन हैव नाइट्रोजन. बाकी सब में क्या होगा, कार्बन होगी. तो मैंने अगर देखा है तो देखो मेरे 1 पोजीशन पे क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक है. मेरे सेकेंड पोजीशन पे कार्बन, है ना. तो यहाँ पे कार्बन की हमें बॉन्ड भी तो वेरीफाई करना है. सो मेरा फिर ये रहा. और थर्ड में नाइट्रोजन आ रहा है. मैं इसको पहले फुलफिल कर देती हूँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. तो फिफ्थ 6 पोजीशन पे भी क्या आएगा, कार्बन आएगा, राइट. इसको हम रब कर देते हैं, गलत हो जाएगी. स्ट्रक्चर में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. तो देखो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन कर दिया. देन अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा कार्बन आएगा. सो अगेन कार्बन, यहाँ कार्बन और साथ में NH2, ठीक है. सो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है ना, 1 2 तीसरा. कार्बन का 1 2 और 3, 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट हो गया मेरा फुलफिल. ये गलत नहीं होना चाहिए. 7th पोजीशन पे अगेन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मुझे फुलफिल करना है. तो ये रहा थर्ड, 1 2 3, ठीक है. सो मेरा 8th पोजीशन पे कार्बन आएगा एंड दिस इज हाइड्रोजन. फिर मेरा 9th पोजीशन पे इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ लगा दिया. तो 1 2 3, वैलेंसी शुड बी करेक्ट. और ये जो मैंने बनाया है, दिस इज एडिनिन बनाया है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन, ठीक है. तो इसमें 6 एमाइनो प्यूरिन भी इसको हम कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 6 एमाइनो प्यूरिन, ठीक है. अब मेरा दूसरा स्ट्रक्चर मैं क्या बनाऊंगी, गुआनिन. प्यूरिन को खत्म करते हैं पहले. सो अगेन पहले हम ये बना लेते हैं.
जैसे आप एडिनिन ग्वानिन के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी देखोगे। और मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे क्या करूंगी, मेरे फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन, तो साथ साथ H 1 2 है ना, 1 2 3 फुलफिल हो गया इसका वैलेंसी। सेकेंड पोजीशन पे कार्बन ही आएगा, सो कार्बन के साथ NH2 होता है, सो मैं ये भी लिख सकती हूँ H2N। फिर मेरा थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन, सो ये रहा 1 2 3 है ना, मैं यहाँ पे सिंगल कर रही हूँ। अगेन कार्बन कार्बन, तो मेरा कार्बन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। सेवेंथ पोजीशन पे अगेन नाइट्रोजन मेरा, और ये फिर कार्बन, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 बॉन्ड को मतलब एक्सप्लेन करना है। अगेन नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन आ रहा है NH, ठीक है। सो इसका भी H, सो 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन जहाँ पे लगाओगे तो 3 देखोगे आप। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लेना। नाउ जो क्वेश्चन मेरा आया था कि थाइमीन और यूरासिल, अच्छा जब मैं ग्वानिन लिखूंगी साथ साथ इसके IUPAC के सी नेम भी लिख देती हूँ। 2 एमाइनो इसका, सॉरी, सो 2 एमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, 6 ऑक्सीप्यूरिन, ठीक है, ये ग्वानिन का नाम है। अब मेरा प्यूरिन का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, सो लेट्स डू विथ पाइरिमिडिन। पाइरिमिडिन में मेरा क्या आता है, 6 मेंबर्ड कार्बन नाइट्रोजन रिंग। तो पहले मैं ये बना देती हूँ, अच्छा तो आई एम सॉरी, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से 1 लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मेरा पाइरिमिडिन के केस में 1 और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, सो मैंने ये रहा 1 और ये रहा मेरा थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब ये इसका थर्ड, तो 1 2 3 नाइट्रोजन का 3 ये हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, तो अब मेरा देखो कार्बन का सिर्फ 2 है, मुझे 4 तो करना ही पड़ेगा, इट्स अ टेट्रावेलेंट, तो मैंने इसको इलोंगेट किया, ये रहा H, ठीक है। अब मेरे पास क्या रहता है, यहाँ पे भी कार्बन है, सो इट्स NH2 हियर, और फिर यहाँ अगर नाइट्रोजन है तो मुझे इधर ये 1 2 3, तो यहाँ पे कार्बन एंड इसके साथ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, सो इट्स साइटोसिन, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाया है, और केमिकली इट्स, अगर आप IUPAC से नेम देखोगे 2 ऑक्सी, इट्स 2 ऑक्सी 4 एमाइनो पाइरिमिडिन, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी पाइरिमिडिन है, सो लेट्स डू 6th स्ट्रक्चर में मैं जा रही हूँ, सो 1 2, अगेन इसका भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या करूंगी कि मेरा 1 फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन आना चाहिए, चलो थोड़ा डिफरेंट, तो नाइट्रोजन, फिर मैं इसका भी तो ट्रिपल बॉन्ड सेपरेट ये करूंगी ना, तो NH हो गया, फिर सेकेंड में कार्बन विच इज एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजन, फिर मेरा थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में जस्टिफाई करूंगी 1 2 3, फिर मेरा फोर्थ पे कार्बन अगेन ऑक्सीजन, ठीक है। मेरा 5th 6th में यहाँ पे हमारा कार्बन ही होगा, 1 2 3 तक हुआ है, 4 तक तो हमारा हुआ नहीं है, सो सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको यहाँ पे
स्टार मार्क लगाती हूँ, इससे ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एंड हियर इट विल बी H। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज थाइमीन। तो नीट में पूछा गया था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन थाइमीन एंड यूरासिल। इट्स सेम, सिर्फ ये जो CH3 है ना, ये CH3 का डिफरेंसेस आ जाती है, ठीक है। सो मेरा जो थाइमीन है, अगर इसका केमिकल नेम देखेंगे 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरीमिडिन, ठीक है। सो इट्स 5 मिथाइल पायरीमिडिन। अभी हमारा पायरीमिडिन में लास्ट स्ट्रक्चर रहता है यूरासिल, और यूरासिल जो है सिर्फ RNA में पाया जाता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन, लेकिन है तो ये भी पायरीमिडिन। तो ये भी हमारा 6 मेंबर्ड ही आएगा। सो अगेन मेरा यहाँ से 1 2 3 जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे करने से क्या होता है, इजी हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। फर्स्ट में नाइट्रोजन, तो इसको हमेशा बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 1 2 3। अगेन सेकेंड पोजीशन कार्बन रहेगा, सो देयर विल बी ऑक्सीजन साथ साथ। थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन होगी, सो इट विल बी H, ठीक है। एंड NH बेसिकली ये रहा, या तो मैं इसको इरेज करके कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ अगर कार्बन है, इट्स ऑक्सीजन हियर, और फिर ये मेरा C है, तो ये अंदर फिर वही डबल बॉन्ड की आएगी, दिस इज CH3, और यहाँ पे H। तो देखो NHO हो गया, NHO। सो ओके, आई एम रॉन्ग हियर, ये दिस इज द ओनली डिफरेंस मैंने कहा था ना। सो जस्ट ठीक है, तो यहाँ पे ओनली CH, सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, ओनली डिफरेंस between thymine and यूरासिल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ गया। और यूरासिल का जो केमिकली है 2,4, इट्स कॉल्ड यूरासिल एंड 2,4 डाईऑक्सी पायरीमिडिन, डाईऑक्सी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लिक एसिड, हमने न्यूक्लियोटाइड्स देखा है और न्यूक्लियोसाइड्स की कॉम्पोजिशन देखा है, और फिर हमने डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स देखा है यहाँ पे। सो मेरे जो बेसिकली जो हमें करना है अभी, क्या करना है कि पूरा इस स्ट्रक्चर को हमें DNA में अरेंज करना है, राइट। सो मैं एक बार और इसकी स्ट्रक्चर बनाती हूँ एंड देन आई विल शो यू कि कहाँ पे ये एग्जैक्टली अरेंज होती है। सो देखो, ये अगर मेरा 5 प्राइम साइट है, तो आई विल प्लेस हियर फॉस्फेट, जो तुम्हारी जो शुगर होगी, शुगर विल बी प्लेस्ड हियर। तो एनीवे मैं यहाँ से बना देती हूँ, नहीं तो ये इरेजर। सो देखो, ये मेरा शुगर जो होगा, इस तरह से शुगर होगी, ठीक है ना। मैंने 2 शुगर बना दिया, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे मैंने, ये मेरा 3rd कार्बन होगा, और दिस इज द 5th कार्बन। देखो हियर 5th कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये मेरा 5th कार्बन CH2OH। पता है हम यहाँ पे
5 प्राइम क्यों लिखते हैं? व्हाई इट इज 5 प्राइम? बिकॉज द 5th कार्बन इज फ्री, ये किसी के साथ बाइंड नहीं होता, दैट्स व्हाई 5th कार्बन इज फ्री, ठीक है। और ऑपोजिट साइड में यहाँ पे 3 प्राइम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम इसका बनाएंगे ना, इसकी एंटी पैरेलल कहा था ना, ऐसे बनाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो इट्स 1 2, यहाँ पे मेरा CH2OH आएगा, राइट। तो ये रहा। तो यहाँ पे थर्ड 3 प्राइम क्यों कहते हैं? थर्ड कार्बन इज फ्री, इसीलिए थर्ड कार्बन। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड कार्बन और ये इसका 5th कार्बन, इन दोनों के बीच में फॉस्फेट आता है, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड आता है। ये फॉस्फेट है, ईच एंड एवरी शुगर विल बी अटैच्ड बाय फॉस्फेट। और फिर फॉस्फेट और शुगर के बीच में, जैसे मैं यहाँ पे 2 फॉस्फेट करूंगी, है ना, हियर ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी, यहाँ पे भी मेरा क्या होगा? फॉस्फेट होगी। सो दीज आर डाई एस्टर बॉन्ड, ये जो प्रेजेंट होता है इसके बीच में डाइएस्टर। बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई प्रेफर टू ड्रॉ माई डायग्राम, ये सब मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्रॉपिंग वाली। सो वी राइट that DNA is having sugar phosphate backbone, phosphodiester या sugar phosphate backbone मैं कहती हूँ, है ना, हम लोग कहते हैं। इसका भी देखोगे 1 2 3 फ्री है, 4 तो इसका 5th कार्बन, इसका 3rd कार्बन। So phosphate bond is present between 3rd carbon of one sugar and 5th carbon of another sugar. Even these things comes for IIT also, very very important. और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? एडिनिन पेयर्स विथ थाइमीन, ठीक है, और गुआनिन पेयर्स विथ साइटोसिन। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ होगी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब मतलब प्यूरिन और पाइरिमिडीन पेयर्स विथ शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर शुगर की 1st कार्बन के में होगा और ये जो प्यूरिन है, तो फिर इसकी 9th नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। और अगर पाइरिमिडीन है, शुगर की 1st कार्बन एंड पाइरिमिडीन की 3rd नाइट्रोजन के साथ ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। एंड बिटवीन एडिनिन एंड थाइमिन देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो which one will be stronger? That is guanine cytosine pairing will be stronger. समझ में आ गया? सो लेट मी राइट हियर, कंक्लूड करते हैं आज के लिए। सो 2 sugar are joined by phosphate bond between 3rd carbon and 5th carbon, right? And phosphate groups, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जहां पे आपने बेस पेयरिंग भी कहते हैं, आर जॉइंड बाय एस्टर बॉन्ड, ठीक है, हेंस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फिर सेकेंड, between adenine and thymine there are 2 hydrogen bonds, and between guanine cytosine, guanine always pair with cytosine, and adenine will pair with thymine. Why? A purine always pairs with pyrimidine टू मेंटेन 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की डायमीटर जो होता है विड्थ को मेंटेन करने के लिए। सो देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और हम अगर देखें, मेरा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज 3rd, बिटवीन प्यूरिन
pyrimidine and sugar, there are so between purine and pyrimidine, yeah, we can erase and write it properly. ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार केमिकल स्ट्रक्चर से ही आपसे डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट जो मेरी लेक्चर होगी, सो बिटवीन sugar and purine and sugar and pyrimidine, there is, ठीक है, glycosidic bond. So this is our chemical structure. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक बार केमिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उसकी एनालिसिस देखेंगे कि ये जो बॉन्डिंग हो रहा है किस कार्बन और किस नाइट्रोजन के साथ हो रहा है. ऑब्वियसली देखो यहाँ पे एडिनिन थाइमिन की बॉन्ड विल बी लेस स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन. ठीक है, so hope you understand it. next lecture में I'll be continuing from the chemical structure, इसके analysis से continue करेंगे, and a lot of more to come in molecular biology. ठीक है, so till then a very goodbye to you all and have a nice time. So we'll bring with an and go through the diagrams also properly. ठीक है, okay, bye bye.